Hello everyone, welcome back to Line Series Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 92 का सेशन. आई विश यू अ वेरी गुड लक. पहला क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट. करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे. The MPLAD scheme was formulated in 1993 to enable the members of parliament to recommend development works in their constituencies with emphasis on the creation of durable community assets based on the locally felt need. And second statement is initially the scheme was under the control of Ministry of Rural Development and Planning, but in October 1994 the scheme was transferred to the Ministry of Statistics and Program Implementation. Which among of the following statement is slash are correct. आपको करेक्ट बताना है. A only, B only, both या none. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका बोथ. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो आपने द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे आपकी MPLAD स्कीम से रिलेटेड बातें करी गई हैं, जहाँ पे एक पार्लियामेंट्री पैनल के थ्रू ये कहा गया है कि किस तरीके से जो आपके यहाँ पे फंड जब वो लैप्स हो रहे हैं. MPLAD स्कीम आपकी 1993 में फॉर्मुलेट हुई थी और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए लाई गई थी. बेसिकली इसमें होता ये है कि वो डेवलपमेंट वर्क सजेस्ट करते हैं. ठीक. अब यहाँ पे आपका डेवलपमेंट वर्क किस तरीके से होगा, जो आपके ड्यूरेबल एसेट्स होंगे नेशनल प्रायोरिटीज़ के, लाइक आपका ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन रोड, इन सब चीज़ों में. इनिशियली ये जो स्कीम थी ये रूरल डेवलपमेंट के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, लेकिन 1994 में इसे मॉस्पी के अंदर कर दिया गया. मॉस्पी स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इसमें होता कि आपको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको हर साल 5 करोड़ अलॉट किए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू, जिन्होंने क्या करना होता है, खर्च करना होता है किस उसमें, इन ड्यूरेबल एसेट्स में, एसेट जनरेशन के उसमें फील्ड्स में उन्हें करना होता है. ठीक. और फिर यहाँ पे सेवरल स्टेट्स हैव एनेक्टेड द स्कीम्स कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट. तो जैसे MPLAD है ऐसी इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स हैं उनके लिए भी कई राज्यों ने इस तरीके की स्कीम्स निकाली हैं. Which among of the following is are correct? The Constitution guarantees the right to hold meetings and take out possessions. The processions and the meetings should be unarmed and peaceful. आपको करेक्ट बताना है. A only, B only, both या none. आपको बताना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू होल्ड मीटिंग्स एंड टेक आउट प्रोसेशंस दिया गया है, और अगर क्या ये दिया गया है तो जो दूसरा स्टेटमेंट है द प्रोसेशन एंड मीटिंग शुड बी अनआर्म्ड एंड पीसफुल. आंसर होगा बोथ. दोनों स्टेटमेंट्स. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. द हिंदू में यहाँ एडिटोरियल देखा होगा आपने, यहाँ पे नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक की बात करी गई है. सो हमें राइट टू मेक अ पीसफुल प्रोटेस्ट तो कहा गया है, बट यहाँ पे आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं देखने को मिलता है. दोनों में डिफरेंस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज दैट आर करेक्ट. यूरोपियन यूनियन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज विच वाज फॉर्म्ड इन 1993 एंड इट केम इनटू फोर्स आफ्टर साइनिंग द maastricht ट्रीटी बाय 28 कंट्रीज. On January 31st, 2020, the United Kingdom formally left the European Union and became the first country to leave the European Union in accordance with the Article 50 of the Treaty of European Union. आपको बताना है करेक्ट A only, B only, both या none. यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड आपके ये कुछ उसके हिस्ट्री या फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें हैं, जिसका आंसर होगा आपका बोथ. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. अगेन द हिंदू में आपने ये आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे किस तरीके से आपका इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, उसको लेके यहाँ पे बात चल रही थी. ठीक. सो यूरोपियन यूनियन की फाउंडेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. यूरोपियन यूनियन आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज आती हैं. 1993 में बना था. maastricht ट्रीटी, जिसको यूरोपियन यूनियन ट्रीटी भी कहा जाता है, 28 कंट्रीज ने उस टाइम से साइन किया था. maastricht आपका एक सिटी है जो कि नेदरलैंड्स में है. इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, बस इतना ज़्यादा नहीं है. बाकी maastricht ट्रीटी आपकी 3 बार अमेंड हुई है, और यहाँ पे अमेंडमेंट आपके ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, ट्रीटी ऑफ नीस एंड ट्रीटी ऑफ लिस्बन. ये आपके 27 यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं. अब 27 है, इनिशियली 28 थे क्योंकि आपका यूनाइटेड किंगडम ने इससे एग्जिट कर लिया है. ठीक. अभी जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो आपके डेविड मैरिया ससोली, जिनका टर्म आपका 2021 दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा. फिर करंट काउंसिल प्रेसिडेंट, एक बार पढ़ सकते हैं बस. इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ऑफिशियल लैंग्वेज में इनकी 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. सो कोई एक दो नहीं है, बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और ये इनका फ्लैग है. यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्लोबल जीडीपी में इनका 14% का शेयर है. 2020 में कंबाइंड जीडीपी जो यूरोपियन यूनियन की थी वो आपकी $20 ट्रिलियन थी. ठीक. और इनका रिप्रेजेंटेशन आपका WTO में भी देखने को मिलता है. 19 मेंबर जो है आपके यूरोपियन यूनियन के वो यूरो जोन के भी पार्ट हैं. यूरो इज़ यूज टू एज अ कॉमन करेंसी इन यूरो जोन. अब यूरो जोन वो जोन होता है जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनकी कॉमन करेंसी होगी, जो होगी आपकी यूरो. तो ये क्लियर रखेगा कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी करेंसी आपकी यूरो नहीं है. ठीक. कुछ की है, कुछ की नहीं है. तो यूरो इज़ द सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है.
2010 के डेटा के अकॉर्डिंग आउट ऑफ द 500 लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड 161 ऑफ देम हैड देयर हेडक्वार्टर इन यूरोपियन यूनियन। जेंडर इक्वालिटी एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गिवन है, आपको बताना है कौन से गोल में दिया गया है। गोल नंबर 1, गोल नंबर 3, गोल नंबर 5, गोल नंबर 8। जेंडर इक्वालिटी कौन से गोल में दिया गया है और आपका आंसर होगा सी, विच मीन्स आपका गोल नंबर 5। द ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड द चाइल्ड मैरिज वाज लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया था इसे? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फिर आता है आपका WHO, देन वी हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको किसने लॉन्च किया था? आंसर होगा आपका ओके यहाँ पे आपके ऑप्शंस में ABCD होगा, इसको आप कर सकते हैं, ये मिस हो गया। आंसर होगा इसका A, यूनिसेफ। तो 2016 में यूनिसेफ ने इसे लॉन्च किया था टू एंड द चाइल्ड मैरिज, और किसके साथ मिलकर किया था? यूनाइटेड नेशन FPA के साथ मिलकर किया गया था। Which among of the following is correct about PM Daksh? ये स्कीम है, इसके बारे में बताना है। The scheme is being implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment from the year 2020 to 2021. Under the scheme, the eligible target groups are being provided skill development training program on up the skill and reskilling, short-term training program, long-term training program, and entrepreneurship development program. And your options are A only, B only, both या none. So you have to find the correct statement about Daksh scheme, PM Daksh. एंड द आंसर विल बी बोथ, दोनों सही हैं। तो पहला बिल्कुल ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, 2020-2021 की है। एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स को यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है, लाइक इनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, एलिजिबल कौन होगा? जो मार्जिनलाइज पर्सन होंगे आपके SC कम्युनिटी के, OBC एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर एंड अदर सिमिलर कैटेगरीज। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है, PM दक्ष पोर्टल, ओके, ताकि ये इस तरीके के जो स्किल डेवलपमेंट है इसको और अच्छे से आपका स्कीम को और एक्सेसिबल बना सकें। Which among of the following is correct about hydrogen fuel? Hydrogen is a zero emission fuel burned with oxygen. It can be used in fuel cell or internal combustion engines. It is also used as a fuel for spacecraft propulsion, या फिर all of the above। आपको हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में करेक्ट बताना है, आपका आंसर होगा D, all of the above। हाइड्रोजन आपका पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, सबको पता है, लाइटेस्ट इसलिए होता है ये, ठीक, इतना कि इसका वेट आपका एयर से भी लेस होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में इजीली राइज कर सकता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में आपका हाइड्रोजन जो होगा नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन मेटालिक होगा, ओडरलेस होगा, कलरलेस, टेस्टलेस, हाईली कंबस्टिबल, डायटोमिक गैस। हाइड्रोजन फ्यूल का आपका जीरो एमिशन फ्यूल है जो कि बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ। इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल और इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। इट ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन। क्यों न्यूज़ में था? द मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे बाय 2030। ये इंडियन रेलवेज ने ये अपना टारगेट रखा है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इसलिए ये न्यूज़ का पार्ट था। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, ये आपका हाइड्रोजन के बारे में ही आगे और नॉलेज है कि ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, ठीक। यहाँ पे 90% ऑफ एटम्स जो है वो हाइड्रोजन से बने, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड ऑल, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। Hydrogen can be stored physically or as either gas or liquid. The storage of hydrogen as a gas typically requires high pressure tank. Storage of hydrogen as a liquid require cryogenic temperature. So ये different requirements हैं। अगर आप उसको गैस के फॉर्म में स्टोर करके रखना है तो ये रिक्वायरमेंट है, लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करना है तो ये रिक्वायरमेंट है, ओके। सॉलिड के सरफेस पे भी इसको स्टोर किया जा सकता है तो उसकी भी ये रिक्वायरमेंट्स है। Discuss the correct statement about green hydrogen. Hydrogen when produced by electrolysis using renewable energy is known as green hydrogen, which has no carbon footprint. The hydrogen that is in use today is produced using fossil fuel, which is primary source. Organic material such as fossil fuel and biomass are used for releasing hydrogen through chemical process, and you have to find the correct statement. B, A only, B and C only, A and C only, all of the above. एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं ये। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि वो कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा है, ठीक। दूसरा, इसको जो अभी जो यूज़ किया जाता है वो आपको फॉसिल फ्यूल के थ्रू यूज़ किया जाता है, जो प्राइमरी सोर्स है। बाकी ऑर्गेनिक मटीरियल सच एज फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास आर यूज फॉर रिलीजिंग हाइड्रोजन थ्रू केमिकल प्रोसेस।
बाकी हाइड्रोजन के ग्रीन हाइड्रोजन के आपके ये यूजेस बता रखे हैं कि किस तरीके से नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, आप इसको रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ये हैं, ग्रीन केमिकल्स में इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे अमोनिया मेथनॉल में इनका डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग अप टू 10% में भी अडॉप्टेड इन दिस ड्यूरिंग बजट स्पीच इन February 2021 निर्मला सीतारमण अनाउंस हाइड्रोजन। ये बता रहे हैं ये कि ना हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है ये आपका लॉन्च किया गया था February 2021 में, ठीक। सो ये गवर्नमेंट की इंटेंशंस किस तरीके से वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं उसको बताते हैं। ईओबीओ विच इज़ न्यूज रिसेंटली क्या है ये? फ्रॉग स्पीसीज आइलैंड वोल्केनो नन ऑफ द अबव, एंड आंसर इज ये आपका एक आइलैंड है, ग्रीक का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है ये, ठीक है। और ये आपका सेपरेट किया गया है मेनलैंड ग्रीस से, और किसके थ्रू? यूरोपियस स्ट्रेट के थ्रू। रिसेंटली न्यूज बिकॉज ऑफ रेजिंग वाइल्ड फायर्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स is the central armed police force functioning under the Ministry of Defence, Government of India. It is India's primary border patrol organization for its border with China's Tibet Autonomous Region. And you have to find the correct A only, B only, both है ना, and the correct answer is B only, क्योंकि आपका पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आता है, ओके। तो किसके अंदर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ओके। बाकी तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थे कि ये आपका जो चाइना के जो तिब्बत फ्रंट है वहाँ पे ये काम कर रहा है, और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992 के अंदर आपको इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल दिखता है। न्यूज़ का पार्ट इसलिए था क्योंकि पहली 2 वुमेन ऑफिसर यहाँ पे कमीशन की गई हैं कॉम्बैट में करी गई हैं, ओके, ठीक। और यहाँ पे अब उन्होंने रिक्रूट करना स्टार्ट किया था 2016 से, लेकिन अब उन्होंने, इससे पहले वो कॉम्बैट में नहीं थी, बट अब उन्होंने इनको कांस्टेबलरी रैंक पर कॉम्बैट में अलाउ कर दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। फाइनल स्कोर देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।